प्यारे बच्चों नमस्कार। डीपीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने डीपीआर एकेडमी में 8 जून 2024 को एक टेस्ट का आयोजन किया था। उसके हम मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उसमें हमने 20 क्वेश्चन मैथ के रखे थे 71 से 90 तक। तो देखो इनको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एक निश्चित नगर का विभिन्न दिनों में औसत तापमान इस प्रकार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 36 डिग्री। भाई औसत बता रखा है, चारों दिनों का औसत तापमान 36 डिग्री था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का तापमान औसत तापमान कितना था? 40 डिग्री। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात, रेशियो बता रखा है 3:5, तो सोमवार का तापमान कितना होगा? तो देखो कैसे करेंगे। सोमवार से यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे औसत बता रखा है तो इनका योग निकाल लेंगे। क्या करेंगे? सभी को जोड़ दो भाई, ठीक है, सभी को जोड़ दो और औसत को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 4 बार दे रखे हैं तो 36 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों दिनों का योग आ जाएगा तापमान का। ऐसे ही देखो यहाँ मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी मंगलवार से लेकर यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका दे रखा है 40 डिग्री। योग निकालेंगे तो 4 से गुणा कर दो, ये औसत बता रखा भाई 40। अब देखो हमें सोमवार का निकालना है। ये क्या है? ट्यूसडे, इसमें भी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कॉमन है तो कैंसिल कर देंगे, आपस में घटा दो भाई। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, बड़ी ये है ना, इसमें से ये घटा देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्यूसडे हट जाएगा, वेडनेसडे और थर्सडे। जो भी अंतर आएगा किसका आएगा? वो मंडे और फ्राइडे का। जो भी ज़्यादा कुछ देख लो उसमें से। ये करेंगे 40 गुणा 4 160 और 36 गुणा 4 144। अंतर करेंगे तो 16। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अंतर करेंगे कितना आएगा? 16। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो क्योंकि 40 को 4 से गुणा, 36 को 4 से गुणा, 4 कॉमन है। इन दोनों का अंतर देख लो कितना है? 4। तो 4 को 4 से गुणा कर दो, 16 हमारा काम चल जाएगा। तो 16 ये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? ये इसमें शुक्रवार यानी फ्राइडे है, इसमें मंडे है, यानी ये तो कॉमन है तीनों में। तो क्या है? शुक्रवार और मंगलवार का अंतर कितना आएगा? शुक्रवार और मंगलवार का अंतर कितना आएगा? 16 डिग्री। तो देखो रेशियो दे रखा है 3:5। मंडे और फ्राइडे का रेशियो दे रखा है 3:5। इसका 3 था तो इसका 5। अंतर कितना हुआ? 2। अंतर 2 यूनिट का। लेकिन रियल में अंतर कितना है? 16। तो 2 यूनिट की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से भाग दे दो, 8 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू 8 डिग्री। क्या पूछा गया है? सोमवार का। तो सोमवार की 3, तो 3 को हम 8 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 24 डिग्री। फ्राइडे का पूछा जाए तो 8 और 5 की गुणा कर दो, 40 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, 40 खिलौने खरीदने पर मोहित को 10 खिलौने मुफ्त मिलते हैं। मोहित को मिलने वाली छूट प्रतिशत क्या है? भाई डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो भाई, कुल खिलौने कितने लेकर आया हो? जब भी मार्केट गया है कितने खरीद के लाया? 40 तो उसने खरीदे हैं और 10 मुफ्त मिले हैं। टोटल कितने हैं? 50 लेकर आया है और 50 में से फ्री कितने हैं? 10। ध्यान इस बात का रखना, 10 प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100। आप गलती कहाँ करोगे? 10 मुफ्त लेकर आया है बटा में 40, गलत हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट निकाल रहे हैं। ये नहीं भाई 40 की वस्तु खरीदी और 10 का लाभ हुआ, 10 बटा 40 कर देंगे, नहीं, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। मान लो उसकी कीमत 1 रुपये थी, एक खिलौने की कीमत 1 थी, तो 40 की कितनी होगी? 40 और 10 की कितनी होगी? 10, या टोटल 50 रुपये की वस्तु लेकर आया है जिसमें से 10 रुपये की छूट मिली है। ठीक है, तो 10 बटा 50 होगा। 50 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 10 गुणा 2, 20% उसका डिस्काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, 3 धावक अमन, रमेश और नरेश एक दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है।
इसी लंबाई की एक अन्य दौड़ में रमेश नरेश से 23 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। प्रत्येक धावक पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करता है। दौड़ की लंबाई ज्ञात करें। स्थिर चाल का मतलब भाई कांस्टेंट है, चाल में फेरबदल नहीं होता, स्पीड सेम रहती है दोनों ही दौड़ में। ठीक है, तो देखो 3 धावक हैं, कौन कौन जीतता कौन है देखो, जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। जीतता कौन है? अमन। यहां पे अमन है, ये रमेश से 48 मीटर आगे, मान लो रमेश यहां पे है, तो इसका फासला कितना है जब ये दौड़ पूरी करता है? तो 48 मीटर। और नरेश से 68 मीटर, यानी यहां से यहां पे नरेश है, जब ये दौड़ कंप्लीट करता है तो नरेश इससे 68 मीटर पीछे रह जाता है। भाई कहने का मतलब ये है। तो देखो यहां से यहां तक 48 है, तो हमें यह भी पता निकाल सकते हैं ना, रमेश इससे कितना आगे है? नरेश से 48 आगे है, टोटल 68 है। 68 में से 48 घटा दो, यानी यहां से यहां का कितना आ जाएगा फासला? 20 मीटर का। ठीक है, अब बता रखा एक अन्य दौड़ है इसी लंबाई के, सेम लंबाई की, उसमें 2 ही भाग लेते हैं। कौन कौन? रमेश और नरेश। और जीतता कौन है? देखो रमेश नरेश से 23 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है, यानी यहां रमेश पहुंचता है, यहां नरेश। जो भी लंबाई की दौड़ थी, दौड़ मान लो कहां तक शुरू की होगी इन्होंने? पीछे तक, लेकिन ये तो जब कोई कंप्लीट करता है दौड़ उसके संदर्भ में बता रखा है। तो रमेश जब कंप्लीट करता है 23 मीटर पीछे कौन है? नरेश। सेम लंबाई की है। तो देखो ये पूछा गया है दौड़ की लंबाई कितनी है। आप ये बताओ, यहां तक ये 20 मीटर पीछे था इससे, और जब ये दौड़ कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाता है? ये 23 मीटर, यानी 3 मीटर का फासला और हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि 48 मीटर दूरी आगे और है। समझने का लिखने का कुछ भी नहीं इसमें, देखो ये बता रखा था मैंने, वही लिखा है। 20 मीटर है यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक जाएगा तो फासला कितना हो जाएगा? 23 मीटर, क्योंकि सेम लंबाई की है। यानी 3 मीटर का फासला होता है कितनी दूरी में? 48 मीटर में। 1 मीटर का फासला होगा 48/3 मीटर में। ठीक है, और कुल फासला कितना होता है कंप्लीट करता है जब? 23। तो 23 का होगा गुणा में 23। इतना ही क्वेश्चन था ये। 3 से 16, 16 गुणा 3 48, 4 32 और 4 36। तो दौड़ की लंबाई कितनी है? 368 मीटर। क्वेश्चन नंबर 74। यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r के एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। मैं देखो लंबवर्तीय बेलन क्या होता है? बेलन क्या होता है? सिलेंडर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 1/3 यानी 1/3 है भाई। ठीक है, ऊपर लिखा भी हो इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम है तो देखो पहले क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, 2πRh। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का? 2πR × R+H। क्या बता रखा है? ये है ना, इसका 1/3 है, इसको क्या करो 3 से भाग दे दो। अब क्या है? दोनों बराबर हैं। यहाँ से क्या बता रखा है भाई? H और R में क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो देखो 2πR से 2πR कैंसिल, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? गुणा में, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 3H। भाई 3 साइड भाग में, एक साइड जाएगा तो ये गुणा में क्या हो जाएगा? 3H। अब देखो R+H, H इस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो 3H में से H घटा देंगे क्या बचेगा? 2H बराबर क्या बचेगा इधर? R। H की वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगी? R/2। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। 2 धावक क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि पहले धावक को दूसरे धावक की तुलना में 25 मिनट अधिक समय लगता है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। भाई दोनों का स्पीड बता रखे, 2 धावक है, 2 रनर हैं, एक की 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 20 किलोमीटर पर आवर। दूरी सेम है दोनों के लिए, मान लो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी है। ठीक है, लेकिन क्या बता रखा भाई जो तेज चलने वाला है वो 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, तो तेज भागेगा वो पहले कवर करेगा। तो पूछा गया दूरी ज्ञात कीजिए, और टोटल कितनी उन्होंने दूरी तय की है। तो स्पीड का रेशियो कर देंगे भाई,
ठीक है, कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करेंगे 9 और 2 से करेंगे 10, ये स्पीड का रेशियो आ गया। अब दूरी कांस्टेंट है, इन दोनों के लिए सेम है, तो लिए गए समय का रेशियो है ना इसके अपोजिट हो जाएगा। जिसकी स्पीड कम है वो समय ज़्यादा लेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो समय कम लेगा। ये 9-10 है तो 10-9 हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब दोनों के लिए दूरी सेम हो, ठीक है, यानी कांस्टेंट हो, बराबर हो। अब टाइम ये 10 यूनिट लेता है तो ये 9 लेता है, अंतर कितना हुआ? 1 यूनिट का। लेकिन ये बोलता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अंतर रियल में? 25 मिनट। 1 की वैल्यू 25 मिनट, तो यानी 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 को 10 से गुणा कर दो, 250 मिनट। यानी ये उस दूरी को कवर करने में पहला कितना टाइम लेता है? 250 मिनट, और दूसरा 25 गुणा 9 225। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक निकाल लो, उससे हमारा काम चल जाएगा। अब देखो हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाल गुणा समय, ठीक है। तो चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 250 मिनट, तो इसको घंटे में बदलेंगे बटा में 60। 0 से 0, 6 से 3, 25 गुणा 3 75 किलोमीटर। आप चाहो तो समय ये भी ले सकते हो, 25 गुणा 9 225 मिनट आएगी, लेकिन फिर इसमें स्पीड ये लेनी पड़ेगी, यानी 20 गुणा में 225, और इसको घंटे में बदलेंगे तो बटा में 60। इससे भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 3, 3 से 3 7 21, 3 5 15, आंसर वही आएगा 75 किलोमीटर, वो डिस्टेंस थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। एक दुकानदार 1 रुपये में 15 टॉफ़ी बेचकर 40% लाभ कमाता है। उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी थी? रुपया एक ही है, लेन देन एक ही रुपये का होता है, ठीक है, रुपया एक ही है। 1 में 15 टॉफ़ी से बेचता है तो क्या होता है? उसको प्रॉफिट होता है, और कितना? 40%। ये पूछा है उसने 1 रुपये में खरीदी कितनी थी, तो सिंपल सी बात है भाई, मान लो उसने इससे ज़्यादा खरीदी होंगी तभी तो फ़ायदा होगा। मान लो उसने 1 रुपये में 10 खरीदी हो और 1 में 15 बेच रहा हो, तो हानि होगी, नुकसान हो जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन तो अपने आप हट जाएंगे 2, ठीक है भाई। मान लो 1 रुपये में 9 खरीदेगा और 1 रुपये में 15 बेचेगा, तो नुकसान है उसको, सिंपल सी बात है। 2 ऑप्शन तो सीधे हट गए, ठीक है। करने का तरीका बताता हूँ आपको, देख लो। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो हम इसको सीपी और एसपी से बोलते हैं। 15 टॉफ़ी बेचा है, 40% लाभ कमाया है। जो भी सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया उसने एक्स टॉफ़ी खरीदी थी, और जो उसका मूल्य था वो अपने आप में 100% था, तो एक्स का 100%, ठीक है। और जो 15 बेची हैं उसकी वैल्यू कितनी हो गई? अपने आप में 40% बढ़ गई, क्योंकि 40% लाभ कमाया है। तो 15 का अपने आप में 100% थी ये, लेकिन 40% बढ़ गई, यानी 140%। एक लाइन में सोल्व हो जाएगा, यानी एक्स टॉफ़ी का 100% वैल्यू और 15 टॉफ़ी का 140% की वैल्यू बराबर है, कितना है? 1 रुपया बता रखा है क्वेश्चन में, तो बराबर रख दो, हो गया सोल्व क्वेश्चन। प्रतिशत से प्रतिशत हटाओ, 20 से 5, 20 से 7, 5 से 3 बार में कैंसिल, 7 गुणा 3 21, यानी कितनी टॉफ़ी खरीदी थी? 21। एक लाइन का क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 77। 69,357 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए? वही परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको भाग विधि से, डिवाइड मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, तभी इसको कर पाओगे। तो देखो 69,357 कैसे करते हैं? दाईं तरफ से इसके पेयर बनते हैं भाई, इस साइड से ये सिंगल बचता तो यहाँ बचेगा, न कि इस साइड। सेम भाग विधि से जैसे हमने भाग सीखा था। देखो इसमें किसी संख्या से भाग नहीं दिया जाता, हमारे अनुसार लेंगे। देखो 6 है, किसके स्क्वायर के करीब है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 3 का ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का करो, कितना आएगा? 4, ऊपर भी 2 लिखो, बचेगा 2। अब पेयर उतरेगा 93। अब या तो इन दोनों को जोड़ दो या इसका डबल कर दो, एक ही बात है, 4 हो जाएगा। अब जो भी लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, यूँ मान के चलो ये संख्या कम से कम 40 तो है,
तो कितने जाएगा 5 बार में 200, लगभग 5 बार में चला जाएगा। 293 अभी सॉरी। तो 6 बार में करेंगे, 7 बार में ज़्यादा, लेकिन 6 बार में देखो 6 बार में जाएगा। तो यहाँ भी 6 ही लिखेंगे, जैसे यहाँ 2 तो यहाँ भी 6, ऊपर 6 लिखो। 36 3 24 और 3 27, 7 यहाँ पे 1। ये देखो या तो इसका डबल करो, 26 गुणा 2 52, या 46 और 6 जोड़ दो 52। अब ये मानो 520 के करीब तो कम से कम है ये। अगला पेयर उतारेंगे 57। अब इसमें से घटाना होता ना तो हम सिंपल तरीके से कर देते। अब कुछ ना कुछ जोड़ना है तो जो भी संख्या इससे एक बार कुछ ज़्यादा लेकर जाएंगे। भाई 3 बार में करेंगे तो लगभग 1500 कुछ आएगा, इससे कम रहेगा, इससे जस्ट थोड़ा ऊपर लेके जाना है। तो 4 बार में करेंगे, 4 गुणा 4 16, 1 8 और 1 9, 4 गुणा 5 20, यानी 4 से करते थे ये संख्या आती, ये लेकिन हमारी कम है तो इसमें से ये घटा दो। 17 57, 9 3 3, यानी इसमें 339 जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा किसका 264 का। यानी 263 से स्क्वायर से ज़्यादा है, 264 से कम है। 339 जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या 339 होगी। क्वेश्चन नंबर 78। राहुल यातायात में 20 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और शेष दूरी कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। बाइक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। भाई एक तो बाइक से और एक कार से, दोनों की स्पीड बता रखी है अलग अलग, बाइक से 30 और कार से 20। हम क्या करेंगे, इनकी औसत चाल निकाल लेंगे। ठीक है, औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। कुल दूरी बता रखी 500, कुल समय कितना लिया है 20। 500 को 20 से भाग दे दो, कितना आएगा 25। 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल रही है पूरी यात्रा के दौरान। तो एलिगेशन का नियम लगा दो, 20 में 25 रखो, क्रॉस बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो। ये क्या है स्पीड, ये भी स्पीड। जो रेशियो आएगा ध्यान रखना किसका आएगा, टाइम का आएगा। ठीक है, यहाँ 5 और 30 में से 25 घटाएंगे 5, यानी 1:1, 1:1 में क्या है टाइम है भैया। डिस्टेंस बांट दोगे गलत हो जाएगा। अब 1 और 1 2, आप हाफ हाफ इसको कर दोगे 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर, ऑप्शन में बिल्कुल है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो आएगा क्योंकि ये किसका था स्पीड का, तो ये टाइम का आएगा। ठीक है, तो कितना टाइम का 1:1, तो टाइम कितना है 20 घंटे, यानी 20 को 2 से भाग कर दो, आधा आधा कर दो, 10-10 घंटे। यानी इस स्पीड से भी 10 घंटे चला है और इस स्पीड से भी 10 घंटे चला है। पूछा क्या बाइक से, तो 30 गुणा 10 भी 10 घंटे चला है, 30 की स्पीड से कितना हो जाएगा 30 गुणा 10 300 किलोमीटर। और इससे पूछा जाए कार से तो 20 गुणा 10 200 किलोमीटर हो जाएगा दूरी। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 300 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 79। x, y तथा z 3 अभाज्य संख्याएं हैं तथा x + y + z 40 है, तो z का अधिकतम मान क्या हो सकता है। भाई x + y + z 40। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी भाग नहीं होती, वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ध्यान रखना भाई कौन सी होती है 2। बच्चे गलती करते हैं 1 को लेकर, 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य, न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है 1, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और ध्यान रखना 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है यानी प्राइम नंबर भी है। अब देखो कभी भी ना आप 2 प्राइम नंबर लोगे हमेशा उसका जो सम आएगा वो इवन आएगा। ठीक है, ओड नहीं आएगा, इवन आएगा। लेकिन जैसे तीसरी शामिल होगी फिर इवन ओड आएगा यानी विषम आएगा। लेकिन सम है तो इसका मतलब क्या है, एक तो इसमें 2 कन्फर्म शामिल है तभी तो होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता सम 3 का। ठीक है, 3 का सम कभी भी इवन नहीं हो सकता। तो एक तो होगी 2, तो x मान लो या y मान लो 2 हो गई। अब y + z बच गया, कितनी बच गया 40 में से 2 घटा दो 38।
और वाई प्लस जेड, ये करने की जरूरत नहीं है। या आप ऑप्शन पे चलो भाई, ये तो पता चल गया, या तो एक्स का मान ले लो या वाई का, एक तो 2 कन्फर्म है तभी इसका योग सम आएगा, ठीक है ना, विषम आएगा, ठीक है। सम और विषम समझते हो, वो सम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी भाग जाती हैं, विषम वो होती हैं जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं जाती। इंग्लिश में सम को बोलते हैं इवन और विषम को ओड, ठीक है, वाई प्लस जेड। अब देखो अगली विषम संख्या 2 के बाद कौन सी है, प्राइम नंबर 3, 5, 7, ये है 11। हम 3 लेते हैं, एक 3 ले लेंगे वाई का मान, तो उसका क्या बचेगा 35। 35 एक अभाज्य संख्या नहीं है तो ये नहीं हो सकता। अगली 5 लेंगे, वाई का मान 5 लेंगे तो जेड का क्या बचेगा 33। 33 भी प्राइम नंबर नहीं है, 3 और 11 दोनों से भाग जाता है। फिर लेंगे 7, वाई का मान 7 लेंगे, 38 में 7 घटाएंगे तो 31। 7 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है, तो जेड का अधिकतम मान क्या हो सकता है 31। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, यदि 9 अंकों की संख्या 785x 3678y 72 से विभाज्य है तो 3x + 4y का मान क्या है, ये पूछा गया। तो पहले में x और y की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, ये संख्या 72 से पूरी पूरी भाग जाती है, ठीक है, तो इसके कोप्राइम फैक्टर कर लेंगे। कोप्राइम फैक्टर मतलब सहअभाज्य गुणनखंड, यानी इसके 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे इसको जिसका मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन न हो तो क्या हो जाएगा 8 और 9। भाई 12 गुणा 6 भी हो सकता है 72, 36 गुणा 2 भी हो सकता है 72, 18 गुणा 4 भी 72 हो सकता है, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 12 और 6 लेते हो आप तो इसमें 6 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों में फैक्टर कॉमन है, यानी कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो एक के अलावा, वो होते हैं कोप्राइम फैक्टर। 18 गुणा 4 लोगे तो इसमें दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, तो इसलिए 8 गुणा 9, इसमें कॉमन एक के अलावा कुछ नहीं है। जो संख्या 8 और 9 से भाग जाएगी पूरी पूरी, वो संख्या 72 से भी पूरी पूरी भाग जाएगी। अब 8 के लिए क्या कंडीशन है कि अंतिम 3 अंक भाग जाएंगे संख्या के, तो संख्या भी पूरी पूरी 8 से भाग जाएगी। तो इसको 8 से भाग दो, यानी 7, 8 और ये y है। 8 से भाग देंगे 9 बार में 72, क्या बचेगा 6, यानी संख्या 6, अगला अंक क्या आएगा, या तो 0 हो सकता है या अधिकतम 9 हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, 0 से लेकर 9 तक, यानी कम से कम ये संख्या 60 है और अधिकतम ये क्या है 69 है, 69 है। देखो 8 कितनी बार में जाएगा, 7 बार में 56, 8 बार में 64, 9 बार में 72, यानी यहाँ 6 से आगे निकल जाता है, तो 8 बार में 64, पूरी पूरी भाग तो जाएगी ना। तो क्या है फिर इसका मान क्या हुआ फिर 4, यहाँ 4 होना चाहिए, तो y का मान हमें पता चल गया कितना है 4। y का मान हमने निकाल दिया 4 है। x वैल्यू निकालेंगे अब, 8 से भाग चलेगी, 9 से क्या कंडीशन है, अंकों का योग 9 से भाग जाएगा तो संख्या भी 9 से भाग जाएगी। तो देखो 7 और 8 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 9 से भाग जाता है तो कैंसिल कर दो, ज़्यादा कैलकुलेशन मत करो। 8 और y का मान 4 आए थे 12, 9 से भाग करें कितना बचेगा 3, यानी 6 और चाहिए हमें तब कंप्लीट होगा, तो फिर 8 और 4 12 और 6 18 हो जाएगा, जो 9 से भाग जाता है, तो x का मान हो जाएगा 6। वैल्यू निकाल दी दोनों की, सिंपल रख दो इसमें 3x + 4y, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 गुणा 6 18 प्लस y का मान है 4 16, 18 और 16 34 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, व्यंजक दे रखा भाई ये, ठीक है, 17 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा क्या होगा, इसको 17 से भाग देना है, तो आपको इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी कि अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करें फिर जोड़ें फिर घटाएं फिर 17 से भाग दें, 10 मिनट लग जाएंगी, ऐसा नहीं करना। कैसे करेंगे देखो, अलग अलग 17 से भाग दे दो, 17 से भाग देंगे 17 चौके 68, कितना बचेगा 3, 3 लिख दो यहाँ, ठीक है। 17 54 को भाग देंगे 17 3 51, कितना बचेगा 3, ये लिख दो, बीच में प्लस प्लस रहने दो, या मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। 2 बार में 34, कितना बचेगा 1, यहाँ पे देखो 17 एकम 17 ज़्यादा बचेगा 16, 17 गुणा 2 34, यानी एक कम रह जाएगा तो -1 लिखूँ। 17 गुणा 2 34, कितना बचेगा 2, 17 गुणा 3 51, 1 बचेगा, 17 गुणा 3 51, 4 बचेगा। अब देखो यहाँ 3 गुणा 3 बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा, 9 आएगा, प्लस है यहाँ प्लस रखो, 1 गुणा -1 -1 और गुणा करेंगे 2 से तो -2, यह आएगा
2, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, 4 गुणा 1 4। अब देखो प्लस का 9 है, माइनस का 2 और 4 6 है, 9 में से 6 घटा देंगे कितना आएगा 3। तो इसको भाग देकर देख लेना सोल्व करके आप, तो भी हमारा आंसर 3 ही आएगा। ऐसी कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वैसे सोल्व करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आंसर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 82, ए एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, वह 9 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद बी अकेला शेष कार्य को 4 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। भाई देखो ए 15 दिन में कार्य करता है कंप्लीट, उसने 9 दिन कर दिया, तो ए का कार्य कितना बच गया था 6 दिन का। समझने की बात है। अब देखो टाइम ए और बी सिंपल तरीके से समझेंगे बिल्कुल। अब देखो ए 15 दिन में कंप्लीट करता, उसने 9 दिन किया, यानी ए का 6 दिन का कार्य और बच गया था। शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा 6 दिन में, और बी ने शेष कार्य किया है 4 दिन में। ठीक है, लिए गए समय का रेशियो आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे 3 और 2 से 2, यानी उनके जो शेष कार्य है उसको वो 3:2 लेते हैं टाइम पूरा करने में। ये 3 दिन लेगा तो ये 2 दिन लेगा। ठीक है, ये 6 लेगा तो ये 4, ये 9 लेगा तो ये 6। ठीक है, फिर देखो कार्य सेम है तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, इनके टाइम के विपरीत हो जाएगी। कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, समय ज़्यादा लेता हो काम कम करता होगा, और जो समय कम लेता हो कार्य ज़्यादा करता होगा। 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा, क्योंकि कार्य ये सेम है। अब हमें एफिशिएंसी का पता चल गया, यानी कार्य क्षमता का पता चल गया। एक दिन में 2 यूनिट कौन करता है ए, और बी करता है 3। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में करता था 15 दिन में, और एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 15 गुणा में 2, यानी 30 यूनिट हो गया। करवाना किससे है दोनों से, तो ये करता है 2, ये करता है 3, दोनों मिलकर करेंगे 5, 5 से भाग दे दो, यानी 3 गुणा 2 6, दोनों मिलकर करेंगे 6 दिन में। क्वेश्चन नंबर 83, एक टैंक में छेद है जो भरे हुए टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल जो टैंक में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है खोल दिया जाता है, तो छेद को टैंक खाली करने में 12 घंटे का समय लगता है। टैंक की धारिता कितनी है, भाई टैंक में कितना पानी आ सकता है। भाई नॉर्मली क्या करता है, छेद 8 घंटे में खाली करता है, और जब भरने वाला नल उसमें खोल दिया जाता है साथ साथ भरे टैंक में। ठीक है, तो 12 घंटे लगते हैं। यानी कितना समय ज़्यादा लगा, 4 घंटे ज़्यादा लगा। क्यों लगा 4 घंटे, क्योंकि इसने 12 घंटे में जो पानी डाला है भरने वाले नल ने, वो इसने 4 घंटे में निकाला है। ठीक है, तो देखो ये 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है, 1 मिनट में 4 लीटर डालता है, 1 घंटे में कितना डालेगा 60 से गुणा कर दो। और ये नल कितना चला है भाई, 12 घंटे चला ना, 12 घंटे चला है, क्योंकि 12 घंटे में खाली हुआ है, तो 12 घंटे में कितना डालेगा गुणा में 12, 6 गुणा 4 24, 24 12 से गुणा करेंगे 10 से करेंगे 240, और 48 288, 1 0 लगा दो। यानी उसने 12 घंटे में ये पानी डाला है भरने वाले ने, और जो खाली करता है छेद उसने क्या किया है, नॉर्मली वो 8 घंटे लेता है, अब 12 घंटे का समय लिया, 4 घंटे एक्स्ट्रा लिया। क्यों लिया है, वो इस पानी को निकालने में लिया है। 4 घंटे में वो पानी कितना निकालता है 2880 लीटर। 1 घंटे में कितना निकालेगा, 4 से भाग दे दो। नॉर्मली कितने घंटे में खाली करता है 8 घंटे में, तो 8 से उसको गुणा कर दो, क्योंकि 8 घंटे में खाली करता है ना। हमने 1 घंटे का काम निकाल दिया उसका, और 8 घंटे में निकालना है, तो 8 से हमें गुणा कर दिया। 4 से 2, 2 से गुणा करेंगे 0, 6, 16 और 1 17, 1 4 और 1 5, यानी उस टैंक में 5760 लीटर पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 84, एक कार ट्रक से 80 मीटर पीछे है और दोनों एक ही दिशा में निश्चित चाल से चल रहे हैं। कार 30 सेकंड में ट्रक से 70 मीटर आगे हो जाती है। यदि ट्रक की चाल 37 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार की चाल क्या होगी। भी मान लो यहाँ पे कार है, यहाँ पे ट्रक है, बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर। शुरू में क्या 80 मीटर पीछे है ना कार, और दोनों एक दिशा में चल रहे हैं। मान लो दोनों इसी दिशा में चल रहे हैं। 30 सेकंड में
ट्रक से, कार 30 सेकंड में ट्रक से 70 मीटर आगे हो जाती है। 70 मीटर आगे यानी इससे आगे निकल जाती है भाई। स्पीड ज़्यादा होगी कार की तभी तो निकलती है। यहाँ कार पहुँच जाती है और बीच का गैप कितना हो जाता है अब 70 मीटर। यानी पहले ट्रक था 80 मीटर आगे, अब कार है 70 मीटर आगे। ट्रक की चाल बता रहा कि 37 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की पूछी है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि कार की चाल ट्रक की चाल से ज़्यादा है, तभी तो आगे निकली है। ठीक है, कितनी दूरी कवर की है देखो, जो ट्रक ने की है वो तो की है, साथ में उसने 80 मीटर तो फासला ये कवर किया है और साथ में 70 मीटर वो आगे निकली है। यानी इस 30 सेकंड के दौरान वो 80 और 70 150 यानी 150 मीटर ट्रक से ज़्यादा चली है। ठीक है, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या है? दूरी बटा में समय, भाग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड आएगी। ध्यान रखना भाई, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों एक दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर होगा। ठीक है, तो 150 को 30 से मैंने भाग दे दिया। ये क्या था? मीटर और ये सेकंड। चाल आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। कौन सी आएगी? रिलेटिव स्पीड, अपेक्षिक चाल। ठीक है, जो इससे तेज चलती है वो चाल आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। यहीं इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो तो गुणा में 18/5। 18/5 क्यों करते हैं? तो मैंने सिंपल से कंप्लीट मैथ करवा रखा है, उसमें समझ लेना आप। क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3600 बटा में 1000 कैंसिल करते हैं तो 18/5 बचता है। ठीक है, अब ये रिलेटिव चाल आएगी, इन चालों का अंतर आएगा। 30 × 5 150 से 150 कैंसिल, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा इन चालों का अंतर है। अंतर मतलब कार की चाल ज़्यादा है और ट्रक की कितनी है? 37। तो कार की कितनी हो जाएगी? 37 + 18 जोड़ेंगे तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? कार की चाल। क्वेश्चन नंबर 85, 2.006 को साधारण बिन में बदलना है, यानी ऊपर बार है रेकरिंग 0.006, इसके ऊपर बार है। ये भी कंप्लीट मैथ करवा रखा है, आप देखना एक बार। नंबर सिस्टम के काफ़ी क्वेश्चन करवा रखे 200 के करीब, बिल्कुल बता रखा है। एक पे बार हो कैसे हटाते हैं, 2 पे हो, सभी पे हो कैसे हटाते हैं ये। तो देखो सिंपल लिखो, बिल्कुल जो भी संख्या है माइनस कर दो, क्या? जिस पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है, घटा दो, बटा में पॉइंट के बाद, ध्यान रखना पॉइंट के बाद, इन दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9 लिखेंगे बटा में। 1 2 3, तो बटा में 3 बार 9 लिखो। पॉइंट के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में इसके पीछे शून्य लगाएंगे, लेकिन इसके बाद कोई ऐसा अंक है नहीं जिस पे बार न हो। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 2004 बटा में 999 कैंसिल करेंगे, 3 से हो जाएगा 6 6 3 8 24, 3 से 3 3 3, ये 9 से भाग जाएगा, 12 और 20, ये 3 या 9 से नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 111 से जाएगा तो 111 से भी नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल अब हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या हो? 668 बटा 333 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर मिश्रण में मिट्टी के तेल और पेट्रोल का अनुपात 3:2 है। इस अनुपात को 4:5 करने के लिए दिए गए मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाना चाहिए? तो देखो क्या क्या है, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, किस रेशियो क्या दे रखा है? स्टार्टिंग में 3:2, टोटल कितना है? 65, यानी टोटल 65 है। यदि 3 लीटर केरोसिन है, मिट्टी का तेल है, तो 2 पेट्रोल है, इस रेशियो में चलेगा ये। ठीक है, फिर क्या बता रखा है? करना क्या है? 4:5 में, 4:5 में क्या मिलाया जाता? पेट्रोल ऐड किया जाता है, ये प्लस कर देंगे इसमें। तो ये तो सेम रहना चाहिए, जितना पहले था मिट्टी का तेल उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ 3 था, यहाँ 4 हो गया। ये पहले 2 था, ये 5। ठीक है, ये तो मिलाया हमने, बढ़ेगा, लेकिन ये तो बराबर रहना चाहिए। पहले इसको बराबर करो, कैसे करेंगे? तो देखो ये 4 है, ये 3 है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। पूरे को रेशियो को करना पड़ेगा, नहीं कि इसको पूरे को करना पड़ेगा।
4 से करेंगे 4 गुणा 3 12, 4 गुणा 2 8, 3 से करेंगे 3 गुणा 4 12 और 3 गुणा 5 15। अब इसको हटा दो, यानी ये पहले भी 12 यूनिट था, अब भी 12, पहले ये 8 था, अब 15, कितना बढ़ गया 7 यूनिट। अब 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, कैसे निकालेंगे? पहले देखो ये 12 था, ये 8, टोटल कितना था 12 और 8 20, 20 की वैल्यू कितनी थी 65, 1 की वैल्यू निकालेंगे 65 को 20 से भाग दे दो। निकालना क्या है 7 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा में 7 कर दो। एक बार 2 से कैंसिल कर दो, इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 32.5 और ये 2 से 10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो और एक अंक के दशमलव इस साइड लगा देना। 7 गुना 5 35, 3 14 और 3 17, 1 21 और 1 22। एक अंक के बाद दशमलव था नहीं, यहाँ था दशमलव 7 और 5 के बीच में, लेकिन बटा में 10 भी है तो एक अंक और इस साइड आ जाएगा। कितना मिलाना चाहिए 22.75 लीटर इसमें पेट्रोल मिला देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। ठीक है 22.75। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा? भाई 217 की पावर 71 करेंगे, माइनस 173 की पावर 66 करेंगे तो यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक क्या होगा? तो देखो भाई इकाई का अंक इस पे ही निर्भर करता है, भाई इकाई के अंक पर ही, अगले से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है तो 7 की पावर 71 कर दो, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ रखा है नंबर सिस्टम में ये चीज़ें। प्ले लिस्ट चेक कर लेना आप। 7 की पावर 4 कर दोगे, 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है इकाई का अंक। ठीक है देखो जैसे 7 को 7 से गुणा करूंगा मैं 49, इकाई का अंक क्या आया 9, फिर 7 से करूंगा 7 3 63, इकाई का अंक क्या आया 3, फिर 7 से करूंगा 7 गुना 3 21, कितना आया 1, अब फिर 7 से करूंगा तो क्या आएगा 7 इकाई का अंक। देखो 1 2 3 4, 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है बिल्कुल बेसिक से करवा रखा, आप देख लेना। तो क्या करेंगे पावर को 4 से भाग देकर 7 की पावर लिख दो, 71 को 4 से भाग देंगे 17 चौक 68, कितना बचेगा पावर 3, माइनस ऐसा ही 3 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है इकाई का अंक, तो इसको 4 से भाग दे दो, 16 चौके 64, कितनी बचेगी पावर 2, जो पावर शेष बचती है वो लिख दो। 7 की पावर 3 करेंगे 343, इकाई का अंक क्या होगा 3, 3 की पावर 2 करेंगे इकाई का अंक 9। अब कहोगे 3 में से 9 कैसे घटाएं, लेकिन ये संख्या देखो बड़ी है और पावर भी ज़्यादा है, तो संख्या तो बड़ी रही होगी, आगे कुछ बड़ी होगी ना संख्या, हमने तो इकाई का अंक निकाला केवल। तो क्या करो एक हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगी ये 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुणी तथा मोहन की आयु की आधी है। यदि मोहन और श्याम की आयु का अंतर 39 वर्ष हो तो राम की आयु कितनी है? राम और श्याम क्या बता रखा है इनके बारे में, और एक मोहन, 3 व्यक्ति हैं। बिल्कुल सिंपल भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है निकालने का वो देख लो एक बार। राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुणी, श्याम की 1 तो राम की 2, और मोहन की आयु की आधी, यानी मोहन की आयु की आधी है तो मोहन की आयु इसकी 2 गुणी होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 4। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है अब क्या बता रखा है, यदि मोहन और श्याम की आयु का अंतर 39 वर्ष है, मोहन और श्याम, ये मोहन है और ये श्याम है, अंतर कितना है 39 वर्ष है। हमारे अनुसार अंतर कितना है, ये 4 ये 1, कितना अंतर है 3। क्वेश्चन में 3 की वैल्यू क्या बता रखी है 39 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 39 को 3 से भाग दे दो, यानी 13, 1 यूनिट की वैल्यू 13 वर्ष। पूछा क्या है राम की आयु, तो राम की आयु कितनी है 2 यूनिट, तो 2 को 13 से गुणा कर दो 26 वर्ष। इनकी पूछी जाए तो 13 को 1 से गुणा कर दो 13 वर्ष, मोहन की पूछी जाए तो 13 गुणा 4 52 वर्ष, तो हमारा आंसर क्या होगा 26 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 89, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को 216 है, कौन सा विकल्प उनका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ नहीं हो सकता? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो देखो भाई कंडीशन क्या होती है, संख्याएं 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कोई मैटर नहीं करता भाई, संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से पूरा भाग जाएगा। तो अब देख लो एलसीएम क्या है 216, तो कौन सी संख्या इसको पूरा भाग नहीं कर सकती, वो उसका एलसीएम एचसीएफ नहीं हो सकता। जो संख्या इसको पूरा भाग नहीं करेगा, जो भी ऑप्शन,
वो उनका HCF नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है, एलसीएम को हमेशा HCF पूरा पूरा भाग करेगा। 72 से करेंगे तो 72 गुणा 3 216 होता भी हो जाएगा। 63 से करेंगे 6 18 189, 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो इससे भाग नहीं जाएगा। और भी चेक कर लो, 54 को 4 से करेंगे 216, 36 को 6 से करेंगे 216, यानी ये इसको भाग नहीं करता पूरा पूरा, तो ये इसका HCF नहीं हो सकता। ये तीनों हो सकते हैं लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 90, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं और वे एक दूसरे को 21 सेकंड में पार करती हैं। उनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो करना चाल का। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये व्यक्ति है इधर, ठीक, ये एक दूसरे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक इस साइड और ये एक इस साइड से आ रही ट्रेन, ठीक है। ये इस व्यक्ति को पार करती है ना, तो पहली तो ये मान लो, पहले हमने ये मान ली 25 सेकंड में, दूसरी 15 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर जाती है। पार करने का मतलब भाई ये इसका पीछे का हिस्सा यहाँ से क्रॉस कर देता है और ये पीछे का हिस्सा यहाँ से क्रॉस कर देता है, लेकिन एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेंगे, ऐसे निकल जाएंगी भाई। एक दूसरे को पार करती हैं ये 21 सेकंड में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये पूछा इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, तो क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल। व्यक्ति को 25 सेकंड में व्यक्ति को पार करती हैं, मतलब वो खुद की लंबाई को पार करती हैं। व्यक्ति को, सिग्नल पोस्ट को, किसी खंबे को, पेड़ को पार करती है कोई भी ट्रेन, तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, ठीक है। तो ये करती है 25 सेकंड में, दूसरी 15 सेकंड में। दोनों एक दूसरे को पार करती हैं 21 सेकंड में। दोनों इस एक साथ चलें तो व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, अब एक दूसरे को पार करेंगी ये, यानी जो इनका हिस्सा यहाँ से हो गया स्टार्ट और ऐसे निकल जाएंगी, तो एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड देती है, तो बीच में रखो 21। एलिगेशन का नियम लगा दो भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्रॉस घटा दो। 21 में से 15 घटाएंगे 6, 25 में से 21 घटाएंगे 4, रेशियो कर देंगे 2 से कैंसिल करो 3 और 2, यानी स्पीड का रेशियो होगा 3:2। दूसरा तरीका और भी हो सकता है, एक और देख लो, 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका एक और भी है। स्पीड हमने मान ली, पहली की x, दूसरी की y, ठीक है, और टाइम दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है, एक 25 सेकंड में और दूसरी 15 सेकंड में। अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं भाई, दूरी हमारे पास चाल भी है और समय भी है, तो दूरी हो जाएगी 25x और ये दूरी कवर करती है 15y, ठीक है। अब देखो एक दूसरे को पार करेंगे तो इसकी लंबाई 25x, इसकी 15y, दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 25x प्लस 15y, 25x प्लस 15y, ये क्या होगी, कुल दूरी बटा में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल क्या है, x और y जोड़ देंगे, x प्लस y। दूरी बट्टा रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, समय। समय कितना पार करने में दे रखा है क्वेश्चन में, 21 सेकंड। इसको सोल्व कर दो भाई, इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, उस साइड जाएगा ये तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा, यानी 21x और 21y हो जाएगा। तो इसको हटा दूं यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ 21x प्लस 21y, इसको हटा दो क्योंकि उस साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन है। अब देखो 21x इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा 4x, 15y उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का, तो 21 में से 15 घटाएंगे 6y, 2 से कैंसिल करो 2, 2 से 3, x इस साइड आएगा तो बटा में y, इधर क्या है 3 और इस साइड जाएगा 2 भाग में, यानी इससे भी निकालोगे तो 3 2 ही आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।